प्रिय बच्चों, घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के विषय में कक्षा 8 अध्याय 3 में जो पाठ है हमें संसद क्यों चाहिए इसके बारे में हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, हमें संसद क्यों चाहिए? क्योंकि हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो बच्चों, क्या है जो हमारे संविधान का जो केंद्रीय तत्व है वो को है संसद है। और संसद जो बच्चों पार्लियामेंट, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना, हमारे यहाँ से कौन है एमपी, तो वो भी क्या है, एक संसद का सदस्य है। ठीक है। तो पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं इसमें बच्चों, इसमें एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। ये क्या है? बटन दबाए वोट डाले। ये क्या है? हमारी ईवीएम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो मशीन के जरिए वोट डालते हैं। इसमें 2004 में आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम इन इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, जिससे हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए और सरपंच इत्यादि का जो हम चुनाव करते हैं। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 करोड़ पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। तो कितने पेड़ों की रक्षा हुई? 1.5 करोड़ पेड़ों की। अब हमारा जो है इतना ज्यादा कागज वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हम वोट डालते हैं। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, जैसा हमें संसद क्यों चाहिए, इस अब ये प्रश्न उठता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। इस तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। किससे रहते थे? ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। जो ब्रिटिश सरकार की जो यदि कोई आलोचना करते तो उनसे वो असहमत होते, उनके भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रीयवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे बच्चों बजट चलता है ना, बजट स्तर जब चलता है तो आपके एमपी और विपक्ष के वो चर्चा करते हैं और प्रश्न उस पर पूछते हैं। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी।
कब दी? 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई है, ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपने और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार है। सभी को बच्चों वोट डालने का अधिकार है ना। 18 वर्ष से की उम्र के बच्चे, इससे ऊपर उम्र के बच्चों सभी को वोट डालने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में कारण बताएं। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा। आपकी राय में इस बात में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। लोग और उनके प्रतिनिधित्व। अब जैसे कक्षा में मॉनिटर होता है तो वो विद्यार्थियों द्वारा जो अच्छा, होशियार और कक्षा अध्यापक द्वारा उसका चयन करते हैं। और लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाहे स्वीकृत ही और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। जो उन्होंने निर्णय लेके जैसे सरपंच बना दिया तो लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी को देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। क्या है? जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। लिहाज से हमें से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे आगे फोटो में चुनाव प्रक्रिया। एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तथा मतदान सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, जहाँ दुर्गम इलाके थे वहां पे सारा सामान रख के, वोटिंग मशीन रख के, सब अपने जो अधिकारी हैं वो वहां पर इलेक्शन कराने के लिए चल रहे हैं। जैसा कि इस तस्वीर में बच्चों दिखाई दे रहा है, ये हमारी जो है ये वोटिंग मशीन है, ये हमारे वोटिंग अधिकारी हैं, है ना। ये सब हम अपना सामान लेकर के हाथी के ऊपर दुर्गम इलाके में इलेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इस विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। देखो, नंबर 1,
विधायक होता है एमएलए। कौन होता है? जो उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व कि इस निर्वाचन क्षेत्र से ये एमएलए बनेगा। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फर्क होता है, इस बारे में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। विधानसभा और लोकसभा का, वो लोकसभा का दायरा बड़ा होता है, विधानसभा का दायरा छोटा होता है। विधानसभा राज्य के लिए बनाई जाती है और लोकसभा जो है सेंटर, जो केंद्रीय के लिए बनाई जाती है। नीचे दिए विकल्पों में कौन सा से काम राज्य सरकार के और कौन से केंद्र सरकार के? चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। तो बच्चों कौन सा है ये केंद्र सरकार का काम है। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। ये किसका है? ये राज्य सरकार का है। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ये क्या है? केंद्र सरकार का है। 1000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। ये किसका है? केंद्र सरकार का है। जो इसमें ये हमारी क्या है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो है ये हमारी संसद है। संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी है और सहमति पर आधारित शासन है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 150 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, जैसा 8वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम में दिखाया। जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, भाकपा कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब अलग अलग उनके परिणाम हैं जो आपके सामने दिखाई गए हैं। ये लोकसभा है जो केंद्र सरकार के लिए काम करती है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे करना होता है? भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इसके बाद पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो बच्चों, जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार, उसी राजनीतिक दल की सरकार बनती है। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत तो कितने सदस्य हुए? 545। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 272। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले दल सभी राजनीतिक दल या विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है, जैसा कि आपने पहले अध्याय में दिखाया गया है। मैंने पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने में के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जैसे हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में वे मंत्रियों का चुनाव करता है, चुनाव मंत्री बनाता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। वे ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभागों सरकारी का जिम्मा संभालते हैं। तो बच्चों, ये केंद्र सरकार का निर्माण करता है। भारत
लोकसभा प्रधानमंत्री लोकसभा का सत्ताधारी दल का मुख्य होता है। तो ये हमारा क्या है, ये संसद है, ये हमारी पार्लियामेंट है। अब जो आज का हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। आगे हम फिर इस कक्षा में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।